बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बीएचयू कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं स्नेहा जायसवाल। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के सिलेबस की। हिस्ट्री का सिलेबस हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं हमारा हिस्ट्री का सिलेबस। तो नॉर्मली हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, जिसे मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री भी कहते हैं। साथ ही हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व इतिहास भी पढ़ने हैं। तो हमें जो भी पढ़ने हैं हम उसका एक ओवरव्यू देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है प्राचीन भारत का इतिहास। तो आइए इसमें देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर हमारा आता है वेट अ मिनट। हाँ, तो इसमें सबसे पहला हमारा जो चैप्टर आता है वो है स्रोत। तो स्रोत नॉर्मली जो भी अतीत की गतिविधियों को जानने के लिए जो भी हमारे इतिहासकार हैं वो अनेक साधनों का प्रयोग करते हैं। तो ये जो भी साधनों का उपयोग किया जाता है उसे ही हम स्रोत कहते हैं। और इस स्रोत वाले चैप्टर के अंतर्गत हमें मतलब हमारे पास 3 ऐसे स्रोत होते हैं जिनके द्वारा हम अपने प्राचीन इतिहास को जानने में हमें मदद मिलती है, जैसे कि पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों या फिर लेखों का विवरण। तो इसमें हमें यही देखना है कि जैसे पुरातात्विक स्रोत में हमें ये देखना है कि ऐसे कौन कौन से अवशेष थे जो कि हमें भूमि खुदाई में मिले, या फिर कौन कौन से स्थल हैं जिन्हें खुदाई के करने पे हमें मिले हैं, वो सभी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आता है साहित्यिक स्रोत। तो इसमें भी हमें देखना है कि जो भी हमारे प्राचीन समय के लेखक थे, विद्वान थे, उन्होंने जो भी पुस्तक लिखे, ग्रंथ लिखे, उन सब से भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो उनसे जो भी जानकारियाँ मिलती हैं उन्हें हम साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर ऐसे होता है विदेशी यात्रियों और लेखों का विवरण। तो जैसे कि जो भी विदेशी यात्री है, जैसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आए थे फायान, या फिर वेनसांग हर्षवर्धन के टाइम, तो हम इन्होंने जो कुछ भी लिखा है, इन्होंने जो भी मतलब हमारे इंडिया के बारे में, यहाँ के राजाओं के बारे में, जो भी कल्चर के बारे में अपने ग्रंथों में, अपने पुस्तकों में लिखा है, हम उन सब का एक ओवरव्यू देखेंगे। इसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट आता है प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल नॉर्मली उस काल में, इसमें तो हमें यही देखना है कि प्रागैतिहासिक काल कहते किसे हैं। जैसे कि जो भी ऐसा काल जिसका कोई भी लिखित घटनाओं का विवरण हमें नहीं मिला हुआ है, तो वो सभी प्रागैतिहासिक काल में आते हैं। तो हमें ये देखना है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी सभ्यता थी हमारी, इसके अंतर्गत कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम देखेंगे। फिर इसके बाद हमारा आता है सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता तो सबसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो हर बार ही क्वेश्चन इससे पूछता ही पूछता है। और नॉर्मली हमें ये भी पता है कि सिंधु सभ्यता जो है वो हमारी सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। और सिंधु सभ्यता से हमें यही क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं, जो भी सिटीज़ हैं वो कौन सी नदियों के किनारे बसे हैं, उन सिटीज़ की खुदाई कब हुई, सिटीज़ की खुदाई जो है वो किसने की, और हमें इस सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी। तो इसमें ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पूछते हैं। फिर हमारा आता है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता जैसे कि इसमें 2 वेद हो गए, जैसे कि उत्तर वैदिक काल होता है और ऋग वैदिक काल होता है। तो इसमें यही पूछता है कि ऋग्वेद की रचना कब हुई, उत्तर वेद की रचना, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनकी रचना कब हुई, इसमें कितने श्लोक हैं, कितने मंडल हैं, और मतलब इनसे रिलेटेड कौन कौन से आचार्य या फिर गुरु हैं। तो हमें ये सब देखना है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा महाजनपद का उदय। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हमें पता है कि हमारे प्राचीनतम समय में 16 महाजनपद थे। तो जैसे कि ये जो भी 16 महाजनपद हैं, हमें ये पूछता है कि इनकी राजधानियाँ क्या क्या थी, या फिर ये 16 महाजनपद जो हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा महाजनपद था जो सबसे ज़्यादा विकसित था। जैसे कि मगध महाजनपद जो कि धीरे धीरे बहुत अधिक विकास किया, उसने उत्कर्ष किया।
तो हमें ये सब देखना है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है जैन धर्म। तो जैन धर्म में जैसे कि जैन धर्म में होता है कि कितने तीर्थंकर थे, जैसे कि 24 तीर्थंकर हैं इसमें, तो हमें उन तीर्थंकरों के बारे में पढ़ना है। हमें ये पढ़ना है कि पहला तीर्थंकर कौन था, अंतिम तीर्थंकर कौन था। इसमें बहुत सारी सभाएं जो हुई, ये सभाएं किन जगहों पे हुई, कौन से राजाओं के शासनकाल में हुई, कौन से ईयर में हुई, तो हमें ये सब देखना है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म में हमें ये देखना है कि इसमें भी जो सभाएं, जैसे कि 4 सभाएं हुई, तो हमें देखना है कि प्रथम सभा कौन सी जगह पे हुई, कौन से राजा के शासनकाल में हुई और कौन से ईयर में हुई। या फिर बौद्ध धर्म में जैसे कि महापरिनिर्वाण, तो ये किसे कहते हैं। तो हम ये सब जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट फैक्ट होंगे, हम वो सब इसमें डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारा शैव धर्म और वैष्णव धर्म। तो शैव धर्म जैसे कि इसमें यही पूछेगा कि शैव धर्म या वैष्णव धर्म में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, तो हम वो सब डिस्कस करेंगे। फिर जैसे कि आ गया मगध राज्य का उदय। तो इसमें हमें देखना है कि मगध राज्य जैसे कि इसका उत्कर्ष कब हुआ। ये जैसे कि ये भी तो एक महाजनपद ही था, लेकिन इसने क्या ऐसा किया कि ये सीधे राज्य में बदल गया। इसके उत्कर्ष का रीज़न क्या था, कौन से ईयर में इसमें जो भी मतलब शासक हुए वो कौन से ईयर में हुए, कौन से मतलब उन्होंने क्या कितने युद्ध किए, कौन कौन से नगर बसाए, तो हमें ये सब देखना है। फिर आ जाता है सिकंदर। तो सिकंदर महान, जैसे कि हमें ये देखना होगा कि सिकंदर ने इंडिया पे आक्रमण कब किया, कौन से ईयर में वो इंडिया आया। इसने जैसे कि झेलम नदी के पास इसने एक युद्ध किया था जिसे हम बितस्ता के नाम से भी जानते हैं। तो हमें ये देखना है कि कौन से राजा के साथ उसने युद्ध किया, ये कौन से ईयर में उसने युद्ध किया, तो हमें ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखने हैं इसमें। फिर आ जाता है हमारा मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य जैसे कि इसकी स्थापना किसने की, इसका प्रथम शासक कौन था। या फिर जैसे कि इसमें थे कौटिल्य। तो कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी, वो पुस्तक किससे संबंधित है, जैसे कि वो पुस्तक अर्थशास्त्र है और वो राजनीति से संबंधित है। तो इस पुस्तक से हमें किसकी जानकारी मिलती है। या फिर इसमें मौर्य साम्राज्य वालों ने इसमें कौन कौन से महान राजा हुए, इन्होंने कौन कौन से नगर या किलाओं की स्थापना करवाई, कौन कौन से काम करवाए, इन्होंने कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई अपने राज्य के विस्तार के लिए, तो हमें वो सब देखने हैं। फिर आता है शक और कुषाण। तो शक और कुषाण में हमें ये देखना है कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, शक वंश का नींव किसने रखा। तो हमें इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, इम्पॉर्टेंट ईयर्स होंगे, हमें वो सब देखने हैं। फिर आता है गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य में भी यही है कि इसकी नींव किसने रखी, इन्होंने अपनी राजधानियाँ कहाँ बनाई, इसमें कौन कौन से जो है वो महान शासक हुए और उन्होंने क्या क्या कौन कौन से युद्ध किए, कौन कौन से राज्य जीते, कहाँ कहाँ अपना विस्तार किया, तो हमें ये सब कुछ देखना है। फिर आ जाता है हमारा पुष्यभूति वंश। तो पुष्यभूति वंश में भी इसकी नींव किसने रखी, इसका सबसे मतलब अच्छा शासक कौन था जिसने बहुत ही महान काम किया हो, जैसे कि हर्षवर्धन आ जाता है इसमें, तो हमें ये सब भी देखना है इसमें। फिर प्रमुख राजवंश। तो प्रमुख राजवंश में हमें यही देखना है जैसे कि पल्लव वंश, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल, तो हमें ये सब देखना है कि इन सभी वंशों की स्थापना किसने की और ये जो भी वंश में थे इन्होंने क्या क्या इम्पोर्टेंट काम किए और कैसे ये मतलब महान बने। तो हमें ये सब इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट ईयर्स होंगे, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, हम वो सब डिस्कस करेंगे। फिर हम आ जाते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास तो हम इसकी शुरुआत तो 712 से लेके 1707 एडी तक मानते हैं, जब पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का हुआ तब से लेके और औरंगजेब की मृत्यु तक का जो काल है उसे हम मध्यकाल में रखते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अरबों का आक्रमण। तो जैसे कि भारत पे अरबों ने आक्रमण किया, तो हमें ये देखना है कि अरब कब भारत आए, उन्होंने यहाँ आक्रमण करके कौन कौन से राज्य जीते, यहाँ पे उन्होंने अपने कौन कौन से किले बनवाए, या फिर उन्होंने कितने मतलब महान कार्य किए, या फिर कौन से ईयर में किए, उन्होंने अगर कुछ युद्ध किए हो तो वो भी कौन से ईयर में हुए, हमें ये सब कुछ डिस्कस करना है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है दिल्ली सल्तनत काल। तो जैसे कि पहले के जो भी राजा होते थे तो वो पहले लोग दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बनाते थे। स्टार्टिंग में कोलकाता या फिर और कोई जगह जो थी वो राजधानी होती थी, वहाँ से ही शासक था जो वो राज्य किया करता था। लेकिन जब से दिल्ली सल्तनत तब से आता है जब मान लीजिए मुस्लिम आक्रमण हुआ,
तो मुस्लिम आक्रमण के बाद से जब उन्होंने अपना शासन दिल्ली में स्थापित कर लिया, फिर वो दिल्ली के सुल्तान बने और यहीं से अपने राज्य का विस्तार किया और यहीं से वो राज्य करते थे, शासन करते थे और यहीं से भारत के विभिन्न राज्यों पे आक्रमण करते थे और वहाँ पे अपने राज्य का विस्तार करते थे। तो उस काल से हम दिल्ली सल्तनत काल कहते हैं। इसके अंतर्गत भी बहुत लोग जैसे कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, तो हमें ये देखना है कि ये सारे वंश कब इन्होंने अपने वंश की स्थापना की, कब इन्होंने इनके राज्य की जो है ईयर कौन कौन सा था, कौन कौन, जैसे कि खिलजी वंश है जो कि 1290 से 1320 तक है। तो हमें देखना है कि इसके संस्थापक कौन थे, इन्होंने कौन कौन से युद्ध किए, कहाँ कहाँ इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया, इन्होंने कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई। तो ऐसे ही हमें इन सब का देखना है। फिर इनकी प्रशासन, राजस्व व्यवस्था, कला और स्थापत्य, तो इसमें हमें यही देखना है कि इनमें कौन कौन से मुख्यमंत्री होते थे, कौन कौन से मंत्री थे, इनकी प्रशासन व्यवस्था क्या थी। फिर हो जाता है राजस्व व्यवस्था में हमें यही देखना है कि इन्होंने कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई, इनकी राज्य की क्या व्यवस्था थी। और ये फिर कला और स्थापत्य में ये हो जाएगा कि इन्होंने कौन कौन से नगरों की स्थापना कराई, कौन कौन से ऐसी बिल्डिंग्स बनवाए, किले बनवाए जो कि बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे, वो सब हम देखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है विजयनगर साम्राज्य, जो कि ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो विजयनगर साम्राज्य में हमें यही देखना है कि इसके संस्थापक कौन थे, कौन से ईयर में इसमें इस नगर मतलब ये नगर जो है वो कौन से ईयर में उत्कर्ष किया, क्यों इसका इम्पोर्टेंस है, वो सब हम देखेंगे। फिर आता है भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन में हमें यही देखना है कि कौन कौन से गुरु हुए, उन्होंने किस किस जगह पे प्रचार प्रसार किया और ये इसका क्या इम्पोर्टेंस था इस आंदोलन का, वो सब हम देखेंगे। फिर हमारा आ जाता है मुग़ल साम्राज्य, जो कि इम्पॉर्टेंट ही है। तो मुग़ल साम्राज्य में जैसे कि हमें पता है मुग़ल साम्राज्य की नींव बाबर ने रखी। वो पानीपत का युद्ध करता है और फिर इंडिया में अपना नींव रखता है, शासन करता है अपना इंडिया में। तो हमें ये देखना है कि उसमें मुग़ल साम्राज्य में कौन कौन से महान शासक हुए, जैसे कि अकबर हुआ या फिर हुमायूं हुआ, इसके कौन कौन से शासक थे, उन्होंने कौन कौन से किले बनवाए, कौन कौन से नगरों की स्थापना की, कौन कौन से युद्ध किए, वो युद्ध कौन से ईयर में हुए और किनके साथ हुए, हमें ये सब डिस्कस करना है। फिर हमें देखना है मुग़ल शासन व्यवस्था, जैसे कि इनके मंत्री को क्या कहते थे, इनके शासन व्यवस्था में जैसे कि जो भी जैसे भूमि, तो ये कौन कौन सी कर लिया करते थे, कौन कौन सी इनकी भूमि व्यवस्था थी, इनकी नीतियाँ क्या क्या थी, इनमें जो मंत्री परिषद होते थे उनको क्या कहते थे। जैसे कि मुग़ल शासन में जो मंत्री परिषद थे उनको विजारत कहते थे। तो हमें ये सब देखना है कि इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इनमें सूबेदार कौन होता था, सूबेदार किसे कहते थे, दीवान कौन होता था, फौजदार, तो ये सब जो भी इम्पॉर्टेंट नेम्स हैं हमें वो सब डिस्कस करना है। फिर आता है मराठों का उत्कर्ष। तो हमें इसमें ये देखना है कि मराठों का नींव किसने रखा, जैसे कि शिवाजी जो कि इस मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। हमें देखना है कि उन्होंने कौन कौन से मतलब किले की स्थापना करवाई, क्या क्या उन्होंने युद्ध किया, कैसे उन्होंने मतलब अपनी शासन व्यवस्था उनकी क्या थी, उनका हर एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट होगा। इसमें अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे हम उन सबको डिस्कस करेंगे इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में। तो आप जुड़े रहिए इसके साथ, BHU कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े रहिए। फिर हमारा आ जाता है आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें हमें ये देखना है कि जैसे कि औरंगज़ेब की मृत्यु से लेके और जो भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के टाइम का जो भी पीरियड काल है वो सब मॉडर्न हिस्ट्री में ही आ जाता है। और ये मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे संग्राम हुए, जैसे 1857 की क्रांति हुई और भी जो भी संग्राम हुए वो सब भी हमें इसमें देखने हैं। इसमें आ जाता है उत्तरकालीन मुग़ल साम्राज्य। तो जैसे कि औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जो भी मुग़ल शासक हुए, जैसे कि फ़र्रुखसियर हुआ या फिर मोहम्मद शाह रंगीला हुआ, तो वो सब जो है जो भी मुग़ल कालीन शासक थे जो कि औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद हुए, वो सब उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट में आते हैं। हमें देखना है कि इन्हें कौन कौन सी उपाधियाँ मिली थी, जैसे कि जो जहांदार शाह था उसको लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। तो हमें ये सब देखना है कि कौन कौन से इन्होंने क्या क्या कुछ काम किया और इनके इम्पॉर्टेंट जो थे उपाधियाँ क्या थी, कौन से ईयर में इन्होंने अगर कोई युद्ध किया हो तो कौन से ईयर में इन्होंने युद्ध किया, तो हमें ये देखना है।
फिर हम देखते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। तो जैसे कि हमें पता है वास्को डी गामा यूरोपीय आया, पुर्तगाली जो कि था। तो हमें ये देखना है कि कौन कब इंडिया आता है, वो कौन कौन सी व्यापारिक कंपनियों की स्थापना करता है। जैसे डच, उन्होंने अपने कौन सी कंपनी की स्थापना की, कौन से ईयर में उन्होंने अपने कंपनियों की स्थापना की। तो हमें ये सब कुछ डिस्कस करना है। फिर आता है बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। तो हमें इसमें ये देखना है कि जो भी मतलब बंगाल के शासक हुए, जैसे कि उसमें प्लासी का युद्ध हमें देखना है। तो हमें ये देखना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, किन के बीच हुआ, जैसे कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। तो हमें ये देखना है कि जब प्लासी का युद्ध हुआ उस टाइम बंगाल का नवाब कौन था और ये युद्ध क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, हमें ये सब कुछ डिस्कस करना है। फिर आ जाता है अंग्रेज़ों का मैसूर के साथ संबंध। तो ये रहा अंग्रेज़ों का मैसूर के साथ संबंध। तो हमें ये इसमें देखना है, जैसे कि हम जानते हैं 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। तो हमें इसमें ये डिस्कस करना है कि वो जो भी आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे वो कौन सी ईयर में हुए थे, उस टाइम का अंग्रेज़ गवर्नर जनरल कौन था। और साथ ही हमें ये भी देखना है कि ये जो चारों प्रमुख युद्ध थे वो कौन कौन सी संधि के साथ समाप्त हुए। जैसे कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था वो मद्रास की संधि के साथ समाप्त होता है। तो हमें ये देखना है कि ये संधियाँ कौन से ईयर में हुई, ये संधियाँ क्यों इम्पॉर्टेंट थी, क्यों ये संधियाँ हुई, और ये युद्ध जो थे वो किन किन के बीच में हुआ, ये संधियाँ किन के बीच में हुई, कौन से ईयर में हुई, ये सब कुछ हमें डिस्कस करना है। फिर आ जाता है गवर्नर जनरल। तो जैसे हम जानते हैं भारत में बहुत सारे गवर्नर जनरल आए जिन्होंने अपना आधिपत्य किया, यहाँ पे शासन किया। जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव हो गए, वारेन हेस्टिंग हो गए, लॉर्ड डलहौजी हो गए। तो ये जो भी मतलब गवर्नर जनरल थे वो इंडिया आते हैं, यहाँ पे अपना शासन चलाते हैं। तो हमें देखना है कि इन्होंने कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई। जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन की व्यवस्था को प्रारंभ किया। तो हमें देखना है कि ये कौन कौन से ईयर में ये भी कुछ युद्ध करते हैं, युद्ध में इनके कुछ सेना सैनिक जो होते हैं वो युद्ध में भाग लेते हैं। हमें ये देखना है कि इन्होंने क्या क्या कार्य किए, कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई। जैसे लॉर्ड डलहौजी जो है वो व्यवगत सिद्धांत की नीति अपनाता है और इसके द्वारा वो अनेक राज्यों को अपने कब्जे में कर लेता है। तो हमें ये देखना है कि इन लोगों ने कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई इंडिया में आके, और इन्होंने कैसे यहाँ पे शासन किया, किसने क्या कौन सा एक्ट, मतलब जैसे कि रिपन जो है उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। तो हमें ये सब देखना है कि इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, तो हमें वो सब कुछ देखना है। फिर आ जाता है 1857 की महान क्रांति। तो हम जानते हैं कि ये हमारी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी, जो कि सफल तो नहीं हो पाई, लेकिन ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी और यहीं से स्वतंत्रता की चिंगारी पूरे देश में फैल रही थी धीरे धीरे। तो हम इसमें ये देखना है कि इस क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। जैसे कि मेरठ से हुई। फिर उसके नेतृत्व कौन थे, जैसे भारतीय नायक कौन कौन थे जिन्होंने इस ये जो क्रांति थी उसको आगे बढ़ाया। फिर ब्रिटिश नायक कौन थे जिन्होंने इस विद्रोह को दबाने का काम किया। कौन से ईयर में, कौन से डेट पे ये सारी क्रांतियाँ हुई, जैसे कि मई से स्टार्ट हुआ। तो ये सब हमें डिस्कस करना है। फिर है अंग्रेजी शासन के दौरान महत्वपूर्ण विद्रोह। तो जैसे कि सन्यासी विद्रोह हो गया, फिर भील विद्रोह हो गया। तो ये मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने विद्रोह किए अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो हमें ये देखना है कि इससे संबंधित नेता कौन थे, कौन से समय पे ये सारे जो भी विद्रोह हुए थे वो कौन से समय पे हुए थे और कौन कौन से क्षेत्रों में हुए थे, हमें ये भी देखना है। फिर आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसकी स्थापना हमें देखनी है कि कब हुई थी, जैसे 1885 में हुई। फिर हमें देखना है कि इसका पहला कौन था। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब हमें डिस्कस करने हैं। फिर आ जाता है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित तथ्य। तो जैसे कि जो भी इम्पोर्टेंट डेट थे, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन जो है हमें पता है 1947 के पहले बहुत सारे आंदोलन हुए, क्रांतियाँ हुई। तो हमें ये देखना है कि किसके नेतृत्व में कौन सा आंदोलन हुआ। और जैसे कि जो भी मतलब आंदोलन हुए, जैसे कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में बहुत सारे आंदोलन हुए। तो हमें ये देखना है कि वो सारे आंदोलन कौन से ईयर में हुए और कौन से जगह से वो सारे आंदोलन प्रारंभ हुए। तो हमें ये सब डिस्कस करने हैं। फिर आ जाता है प्रमुख वचन और नारे। तो हमें ये देखना है इसमें, जैसे कि इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा किसने लगाया। तो हमें ये सारा कुछ डिस्कस करना है कि कब लगा, किसने लगाया। और ये और भी बहुत सारे, जैसे करो या मरो, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सभी जो भी नारे हैं वो कौन से क्रांतिकारियों ने लगाए, हमें वो सब डिस्कस करने हैं। फिर आ जाता है प्रमुख पत्र पत्रिकाएँ और पुस्तकें।
तो जैसे कि जैसे अल हिलाल, तो ये किसने इसका वो संपादन किया, या फिर जैसे कि केसरी जिसके बाद गंगाधर तिलक संपादक थे। तो हमें ये देखना है कि ये पुस्तकें क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी पुस्तकें थी और किसने किसने प्रकाशित की, तो ये सभी हमें डिस्कस करने हैं। फिर आ जाता है प्रमुख राजवंश, जैसे कि बहुत सारे राजवंश जो थे वो जैसे कि हर्यक वंश हो गया, तो इसके संस्थापक कौन थे, इन्होंने अपनी राजधानियाँ कहाँ लेके आई। सातवाहन वंश हो गया और फिर कुषाण वंश हो गया, तो ये सभी हमें देखने हैं वंश की इनके संस्थापक कौन थे और सभी लोगों ने अपनी राजधानियाँ कहाँ बनाई। फिर इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे हम वो सब डिस्कस करेंगे। जैसे कि उपाधियाँ, तो जैसे महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी, तो ऐसे ही हमें देखने हैं कि और कौन कौन सी उपाधियाँ थी और किसको किसने क्या उपाधियाँ दी, हमें ये सब कुछ डिस्कस करना है। इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे हम वो सब डिस्कस करेंगे। फिर इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में ये भी आ जाते हैं समाज सुधारिक अधिनियम, जैसे कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा, तो ये किसने लगाया, कौन से ईयर में लगाया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो हमें ये सब कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बस जुड़े रहिए BHU कॉन्सेप्ट के साथ और फिर आपकी तैयारी तो सबसे बढ़िया ही होगी। फिर आ जाता है विश्व इतिहास, तो विश्व इतिहास में हमें देखना है पुनर्जागरण। तो हमें पता है पुनर्जागरण जो है वो सबसे पहले इटली से ही प्रारंभ होती है, तो हमें ये देखना है कि किसके नेतृत्व में ये प्रारंभ हुई, किसने इसे आगे बढ़ाने में अपना सबसे ज़्यादा योगदान दिया। जैसे कि फ्लोरेंस वासी जो भी थे उन्होंने इस पुनर्जागरण को अग्रसर करने में उनका सबसे बड़ा योगदान था, तो हमें ये देखना है। फिर आ जाता है हमारा ये रहा औद्योगिक क्रांति, तो औद्योगिक क्रांति जैसे कि हमें पता है इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ, तो हमें ये देखना है कि ये कौन से ईयर में प्रारंभ हुआ और ये क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, हम ये सब डिस्कस करेंगे। फिर आ गया प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तो ये सब हमें इसमें ये देखना है कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध थे वो क्यों हुए थे, कौन से ईयर में हुए थे, किन किन देशों के बीच हुए थे और इनका परिणाम क्या निकला, और इसमें मतलब सबसे ज़्यादा जो है वो आघात कौन से देश को पहुंचा, तो ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे वो सारे हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे क्या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा वो एक भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले हैं, तो आप लोग बस मन से तैयारी करते रहिए और जुड़े रहिए BHU कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि आपकी तैयारी बेहतरीन करवाता है। थैंक यू।